आज हमारे पास जो पेपर है उसमें हम सीटीपी सॉल्व करेंगे। पेपर फर्स्ट हो या 2 हो, हमारा जो सीटीपी वाला पोर्शन है वो दोनों का ही सेम होता है, एक ही हमारा सिलेबस है। तो अगर आप पेपर फर्स्ट वाले हैं तो इस वाली वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो पेपर हम करेंगे ये हमारा जुलाई का पेपर है 2024 का। डिसलेक्सिया इज़ अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्निंग एबिलिटी। कि डिसलेक्सिया एक वो कंडीशन है जो इम्पैक्ट करती है लर्निंग एबिलिटी पर। तो हम जानते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया जो होता है एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे को पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम आती है जिनको ये डिसलेक्सिया होती है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे को जैसे 9 का जहाँ पे वो 6 बना देता है, या फिर लिखा होता है डॉग तो उसको लिख देता है बॉग। डी और बी में कंफ्यूज रहता है, एम और डब्ल्यू में। तो ये जो सेम लेटर है इनमें वो कंफ्यूज रहता है। जैसे कि आमिर खान की मूवी है वो तारे ज़मीं पर, ईशान जो बच्चा दिखाया है उसमें उसको डिसलेक्सिया ही की प्रॉब्लम दिखाई है। तो ये जो डिसलेक्सिया है ये काफ़ी हद तक सुधारी जा सकती है बच्चे को सपोर्ट करके। जब बच्चे का हमने देखा यहाँ पे उसको राइटिंग में प्रॉब्लम, जब लिखता है जब उल्टा सीधा लिखेगा, जो उसके माइंड में है ना वो इमेज ही ऐसी बनती है जैसे डी की कभी कभी ऐसी बन गई। तो उसकी वजह से उसे क्या होता है, तो रीडिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। जिसको राइटिंग में प्रॉब्लम है उसको रीडिंग में भी। तो डिसलेक्सिया इज अ साइकोलॉजिकल नहीं, सेंसरी इमोशनल, वो है न्यूरोलॉजिकल। बच्चे के जो माइंड में न्यूरोलॉजिकल होता है उसमें ही कुछ होता है डिसलेक्सिया। कि डिसलेक्सिया इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्निंग एबिलिटी टू। तो ड्रॉ पिक्चर में तो प्रॉब्लम होगी नहीं, बॉडी मूवमेंट में भी नहीं होती, अपने जो साथ वाले बच्चे हैं उनके साथ रहने में भी नहीं होती, सोशलाइज विथ पीस। प्रॉब्लम होगी बच्चे को लिंक साउंड विथ सिंबल, सिंबल के साथ जो है आवाज़ को जोड़ने में। जैसे हो सकता है वो बी को क्या कर दे, बी को कर दे बी फॉर और यहाँ पे लिख दे डॉग, कुछ इस टाइप में। उसको जो साउंड है और अक्षर है उसको नहीं मिला पाता। सेकंड आता है हमारा दर्शन। सेकंड अदर्शन और उसका रीज़न, कि इसका रीज़न क्या है इस कथन अभिकथन का। तो लर्निंग रियल लाइफ प्रॉब्लम से होती है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से होती है, जो बच्चे को मल्टीपल पाथवे देते हैं लर्निंग के। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ये ट्रू है। सेकंड है हमारा कि इसका रीज़न ये है डेवलपमेंट जो है रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंटल। कि डेवलपमेंट क्या होता है हमारा ऑर्डरली और सिक्वेंटल होता है। तो इसमें ऑर्डरली और सिक्वेंटल में हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो बच्चा होता है जैसे पहले वो क्या करता है, बैठना सीखता है, बैठने के बाद क्या करता है वो चलना सीखता है, चलने के बाद क्या वो भागना सीखता है। ऐसा तो नहीं होता बच्चे ने ये फर्स्ट स्टेप करा और सीधा थर्ड पे पहुंच गया। तो ये बता रहे हैं कि ऑर्डरली सिक्वेंटल इस तरह, लेकिन जो एज है हो सकता है वो अप्रोक्स थोड़ी बहुत अलग अलग हो जाए बच्चों की। तो दोनों ही हमारे सही है, लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम और ये मैचअप नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे ए एंड आर इज़ ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट नॉट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन, कि क्रिटिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन जिसमें बच्चे का माइंड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, वो बहुत सोचे समझे जब जवाब दे। क्रिटिकल क्वेश्चन पूछती है टीचर, जैसे कि हाउ मच, सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वे वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक। कि जो जेंडर है वो टीचर एक क्वेश्चंस पूछती है जिसमें ये पूछती है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है, मीडिया है, मीडिया में आ जाएगा हमारे सारे टेलीविज़न प्रोग्राम हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ये चीज़ें कि वो कैसे रिप्रेजेंट करती है जेंडर को। टीचर ने ये क्वेश्चन पूछा तो वुड एनकरेज, कि इस टाइप के क्वेश्चन क्या एनकरेज करेंगे बच्चों में अगर टीचर इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों से पूछेगी कि बताओ तुम टेक्स्ट बुक और मीडिया में जेंडर से रिलेटेड क्या देखते हो। जेंडर में आ जाएगा फीमेल और मेल के जो सोसाइटी ने एक्टिविटीज़ उनके रोल्स फिक्स कर दिए कि उस चीज़ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को एनकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे जेंडर आइडेंटिटी को। कि जेंडर आइडेंटिटी होती है कि जैसे कि हमने मान लिया जो फीमेल है वो पेरेंटल केयर करेगी, बच्चों की देखभाल फीमेल ही ज़्यादा करती है, या फिर नर्स का काम फीमेल करेगी। तो क्या हमें बढ़ावा देना है जेंडर आइडेंटिटी को जो सोशल ने बना दी है उसके लिए कि टीचर ये क्वेश्चन पूछती है? तो बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं पूछती। डिस्करेज करना है
जेंडर रोल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इतना तो ये ठीक है, जेंडर रोल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन डिस्करेज नहीं करना टीचर को। फ्लेक्सिबिलिटी होती है जेंडर की, जैसे कुकिंग है तो वो मेल और फीमेल, लड़का या लड़की कोई भी कुकिंग कर सकता है, लेकिन मोस्टली हमारी सोसाइटी में क्या होता है, कुकिंग है फीमेल की जिम्मेदारी। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी यही कहता है कि कोई किसी का भी रोल कर सकता है। तो डिस्करेज हुआ तो ये गलत हो गया, वरना ठीक था। थर्ड आता है हमारा, टीचर क्वेश्चन करता है जेंडर स्टीरियोटाइप पे, क्वेश्चंस उठाता है। जैसे कि टेक्स्ट बुक में हमारा दिखाया जाता है कि जो पेरेंट है, तो जो मदर है वो कुकिंग कर रही है और जो फादर है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर कोई मैकेनिकल वर्क कर रहा है। तो ये दिखाते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में, तो इसलिए टीचर क्या कर रही है, क्वेश्चंस उठा रही है जेंडर स्टीरियोटाइप पे कि ये नहीं होना चाहिए, अब बच्चों को एक समझ बना रही है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, स्ट्रेंथनिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी, कि जो जेंडर कॉन्स्टेंसी उसको और मजबूत कर रही है कि नहीं, ऐसा भी नहीं। हमारा थर्ड आंसर ठीक है बिल्कुल। इन इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम वो जिसमें डिसेबल और नॉर्मल दोनों बच्चे पढ़ते हैं और दोनों की ज़रूरत, नीड्स, इंटरेस्ट, इनका ख्याल रखा जाता है, इनके हिसाब से रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, टीचिंग मटेरियल, मेथड, ये सब। इंक्लूसिव क्लासरूम एडेप्टिंग शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। तो फर्स्ट वाला तो हमारा इसमें ट्रू है कि जो एडेप्टेशन भी होता है उसमें, कि बच्चों को जो गोल होता है, लर्निंग गोल जो होता है, एडेप्टेशन की सिखाना है, ये सारी चीज़ें होती है। रीज़न इसका ये है कि जो फिलोसॉफी है इंक्लूसिव की, वो एडवोकेट करती है इलिमिनेट ऑल इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इलिमिनेट तो हमें नहीं करना है, हटा तो नहीं देना उसमें से। तो ये हमारा जो सेकंड है ये फॉल्स है और ऊपर वाला ट्रू है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। फर्स्ट ही ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे यहाँ पर। A teacher noticed that one of her student highly distractible and has trouble paying attention। कि टीचर ने नोटिस करा कि जो उनका जो स्टूडेंट है उसको डिस्ट्रैक्ट बहुत हो रहा है, और पे अटेंशन मतलब जब टीचर पढ़ा रही है उनको सुनना, ध्यान लगाना उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है क्लास के टाइम पे। तो कौन सी स्ट्रेटजी इफ़ेक्टिव रहेगी जो हेल्प करेगी ऐसे स्टूडेंट के जो अटेंशन नहीं दे पाते। गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट, सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। कि बच्चे को थोड़ा टाइम देना है कि अपने आप को वो रेगुलेट कर सके, मतलब ये नहीं उसे तभी डांट दिया, उसे थोड़ा टाइम दे कि वो थोड़ा मैनेज कर सके। या कॉलिंग द पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को बुलाना है और डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक्शन लेना है स्टूडेंट के खिलाफ। तो पेडागोजी ऐसा नहीं कहती, बच्चे के साथ टीचर को ही क्या करना है, सुधारनी है बच्चों की। ये नहीं कि पेरेंट्स को बुलाया और शिकायत लगा दी, ये नहीं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। अभी हम पे फर्स्ट ठीक है, अभी नीचे के भी देख लेते हैं। गिविंग स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास, कि जैसे टीचर्स क्या करती हैं, बच्चे को कह देती है 5 पेज राइटिंग करो, तुम्हारा ध्यान नहीं था तो पनिशमेंट में राइटिंग दे दिया, कोई रिपीटेड टास्क दे दिया, तो ये भी गलत होता है। टीचर को क्या चाहिए, बच्चे का रीज़न ढूंढे, ऐसा वो क्यों कर रहा है। स्ट्रिक्ट टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर अटेंशन स्पैन, बच्चे को डांट के कहे कि नहीं तुम्हें अपनी अटेंशन को ज़्यादा करना है, ज़्यादा टाइम तक अटेंटिव रहना है, तो ये भी रॉन्ग है। तो फर्स्ट ही हमारा यहाँ पे बेस्ट है। सारे ऑप्शन पढ़ते हैं और हम टिक उस पर लगाते हैं जो बेस्ट है, यही सीटीपी में मेन बात है। टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप एंड बायस, कि टीचर को अपने ऊपर भी नज़र रिफ्लेक्ट करते रहना चाहिए कि वो स्टीरियोटाइप और बायस, कि वो कहीं ना कहीं बायस तो नहीं कर रहा किसी एक जेंडर को लेके या किसी कास्ट को लेके, किसी भी चीज़ को, कि एक पक्ष को ज़्यादा सपोर्ट करता है और दूसरे बच्चों को नहीं देखता, तो ये चीज़ आ जाती है। तो ये तो ठीक है, हाँ टीचर को अपने ऊपर नज़र रखनी चाहिए, ट्रू है। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचर मीन्स टीचर आर रिफ्लेक्टिव, कि टीचर क्या है, इसका मतलब ही ये टीचर रिफ्लेक्टिव हो, तो दोनों ही ठीक है। और आर इसका रीज़न भी बिल्कुल ठीक है। ए इज़ ट्रू बट नहीं, ये तो नहीं है, बोथ फॉल्स। A and R true and R is a correct explanation of A. Which of the following process is essential in meaning making of information received from environment?
कि जो बच्चे को इन्वायरमेंट से अपने कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती है वो बच्चा उसको स्टोर करता है, इट फर्दर इन मेमोरी, उसकी मेमोरी में रह जाती है। तो कौन सा प्रोसेस उसमें ज़रूरी है मीनिंग मेकिंग बनाने के लिए? भूलना, फॉरगेटिंग, रिट्रीवल, अटेंशन या डीके। तो अटेंशन ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को इन्फॉर्मेशन जब वो रिसीव करे, तो अटेंशन। इन विच स्टेज ऑफ कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजनिंग रिवॉल्विंग अराउंड द एथिक्स ऑफ लॉ? कि कौन सा डेवलपमेंट है कॉलबर्ग का जिसमें क्या होता है, बच्चे जो रिवॉल्व करते हैं, बच्चे की जो सोच होती है, रीजनिंग होती है अराउंड एथिक ऑफ लॉ, लॉ के आसपास घूमती रहती है। तो हमें पता है जो कॉलबर्ग की है वो 3 स्टेज है। तो ये 3 लेवल है कि जो कॉलबर्ग है उनके जो लेवल है वो 3 है और जो स्टेजेस है वो 6 है। हर में से 2-2 स्टेजेस फिर उसमें आती है। तो हम लेवल की बात करेंगे। प्री कन्वेंशन लेवल वो होता है बच्चा ये करता है बदले की नीयत से कि उसको क्या मिलेगा, अगर वो ये काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा। एज रहती है इसमें 10 साल के आसपास कि अगर वो ये काम करेगा तो क्या मिलेगा, वरना डांट से बचने के लिए, रिवार्ड्स के लिए इस तरह करता है। कन्वेंशनल कि बच्चा इसलिए करता है, क्या मतलब इसमें मोस्टली हम ऐसे याद रख सकते हैं कि क्या कहेंगे लोगों की सुनने के लिए, कि लोग मुझे अच्छा कहें, लॉ मानेगा वो कि कोई जो लॉ है तोड़ने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देने लगेगा कि वरना लोग मुझे क्या कहेंगे अगर मुझे पुलिस इस तरह कहेगी या वो सो इस तरह। पोस्ट कन्वेंशनल होता है जब इस लेवल से ऊपर उठ जाए इंसान कि लोग क्या कहेंगे, वो ये ना देखे और वो ये देखे कि कंडीशन क्या है, क्या मुझे करना चाहिए। जब वो सोसाइटी को जो इम्पोर्टेंस है कि लोग क्या कहेंगे इस बात से ऊपर उठ जाए। तो लेकिन अभी ये जो हमारा ये स्टेज है कॉलबर्ग की, इसमें हो रहा है कि एथिक्स ऑफ लॉ, कि लॉ के आगे ही पीछे बच्चा क्या जो भी है, ये कॉलबर्ग की जो स्टेज है घूम रहा है लॉ के आसपास। तो लॉ के आसपास हमारी आएगी प्री, तो आने की नहीं, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, क्योंकि बच्चा अब रिवार्ड के लिए नहीं कर रहा है कि उसे ये चीज़ मिलेगी बदले में, वो कर रहा है कन्वेंशनल लेवल। तो हमारा लॉ की बात आएगी तो कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल लॉ से पहले डांट से बचने के लिए जैसे बच्चा कर लेता है काम, या फिर कि टॉफ़ी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, इस डर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी? तो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी का कौन सा प्रिंसिपल है देखते हैं। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज थ्रू द एक्टिविटी इंगेजमेंट। हाँ, ये तो ठीक है कि स्टूडेंट नॉलेज अपनी जो बनाए तो एक्टिव रह के वो इंगेज करके इन्वायरमेंट से। तो ये हमारा ये तो पॉजिटिव आंसर है। सेकंड देखते हैं, लर्निंग इज़ अ प्राइमरली पैसिव प्रोसेस। पैसिव तो नहीं है भाई हमारी लर्निंग, ना मेमोराइजिंग है, रॉन्ग। टीचर शुड प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू स्टूडेंट। मतलब टीचर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना है, कोई गाइडेंस ऐसी दे देना है, ये नहीं देखना बच्चे को कहाँ ज़रूरत है, तो ज़रूरत के हिसाब से देना है उसे, ऐसे नहीं, ये भी रॉन्ग। लर्निंग अकर व्हेन स्टूडेंट रिसीव करेक्ट आंसर एंड फीडबैक फ्रॉम टीचर। कि लर्निंग जब होती है जब टीचर क्या डायरेक्ट उसे करेक्ट आंसर बता दे, तो ऐसा भी नहीं होता। बच्चे को खुद करेक्ट आंसर पे जाना है, टीचर को बस सिर्फ सपोर्ट करना है, जहाँ पे बच्चा रुकेगा या थोड़ी मिस्टेक करेगा। तो हमारा फर्स्ट ही यहाँ पे आंसर है। अकॉर्डिंग टू लाइवाइगोस्की, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ये कह रहा है कि वाइगोस्की कि जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, तो फैसिलिटी टीचर के क्या फैसिलिटी रहती है, वाइगोस्की क्या पूछते हैं। टू अलाउ द स्टूडेंट लर्न कंप्लीट इंडिपेंडेंटली। कि वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चा सीखे खुद ब खुद सीखे, अगर वो खुद सीखेगा बिना किसी पे डिपेंड हो, इंडिपेंडेंटली, पूरा का पूरा कंप्लीटली, तो फिर टीचर की ज़रूरत क्या है? यहाँ पे टीचर का रोल भी तो पूछा है, तो ये तो हमारा रॉन्ग है। टू गिव ओनली दोज टास्क दैट स्टूडेंट करंटली टू डू इंडिपेंडेंटली। कि बच्चे को वही काम दो जो वो खुद ब खुद कर सके इस टाइम, ऐसा नहीं, उसके लेवल से थोड़ा ऊपर देना है ताकि उसे सोचने पे मजबूर हो जाए। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट। कि डायरेक्ट उसको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है, तो ये भी नहीं है हमारा। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है, अभी इस पे बात करेंगे कि गाइड करना है, सपोर्ट करना है बच्चे को, जो ताकि उसकी लर्निंग हो सके। स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग जो होती है
स्कैफोल्डिंग बोलते हैं एक टेम्परेरी हेल्प को। जैसे जब बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो उसकी टेम्परेरी हेल्प करी मैम ने समझाने में, फिर आगे बच्चा वो खुद कर लेगा। जैसे कि पेरेंट्स इसमें फ़ोटो में देख सकते हैं, ये साइकिल सिखा रहे हैं अपनी बेटी को, तो लेकिन इसमें क्या होगा, एक टेम्परेरी हेल्प देके उसको सिखाएंगे, साइकिल को पकड़ेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, बच्चा खुद से चलाना सीख जाएगा। पेरेंट्स को फिर क्या सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं। तो स्कैफोल्डिंग मीन्स टेम्परेरी सपोर्ट, तो वही टीचर को भी देनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई इन इंक्लूसिव। तो नोट वाले को हमें अपने पेपर में क्या करना है, एक अलग से सर्कल कर लेंगे जो अलग दिख जाए, वरना इसमें काफ़ी हमारी गलतियां हो जाती है कि जो नॉट एग्जाम्पल इंक्लूसिव क्लासरूम का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब नेगेटिव वर्ड ढूंढना है हमें इसमें। ऑफरिंग करना है डिफ्रेंटिएटेड इंस्ट्रक्शन, कि बच्चे को उसकी नीड के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रक्शन देने की, तुम इस तरह पढ़ो, तुम इस तरह, ये तो ठीक है कि जिसको जैसी ज़रूरत वैसे टीचर इंस्ट्रक्शन देगा। हमें नेगेटिव ढूंढना है। एनकरेज करना है कम्पिटिटिव एथोस, मतलब बच्चे को बढ़ावा देना है, एक दूसरे में उनमें कंपटीशन लग जाए, तो कंपटीशन जो है वो नेगेटिव वर्ड होता है। तो और हमें क्या नेगेटिव ही चाहिए। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ये भी पॉजिटिव है कि डाइवर्स में सिखाना। फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन, इसमें एकोमोडेशन होता है पॉजिटिव चेंज आना, किसी भी चीज़ में थोड़ा और एडप्ट करके चेंज कर देना। कोई तरीका हमसे आता है उसमें थोड़ा और चेंज करा, उसको और इंक्रीज करा, वो एडप्टेशन एकोमोडेशन। इन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, 8 क्लास लेवल तक कोई टीचर है जो इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एकेडमिक का, तो वो कैसे करेगी। रिवार्ड ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट, रिवॉर्ड दे के, हाँ ये भी ठीक है। रिवॉर्ड में ज़रूरी नहीं कि हम बड़े बड़े गिफ्ट दें, टॉफ़ी भी रिवॉर्ड होती है, और बच्चे को अच्छी फीडबैक देना, गुड वेरी गुड, ये भी रिवॉर्ड्स में आ जाते हैं कि हाँ, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है। कीप वेरी लो एक्सपेक्टेशन, कि बच्चे से हमें फ्रॉम कि बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन रखनी है कि हाँ ये नहीं कर सकता, कुछ इस तरह टाइप की, तो ऐसा नहीं है। कीप वेरी एक्सपेक्टेशन, कीप वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, ये भी गलत। पनिशिंग करना है उनको, नहीं, पनिश तो बिल्कुल भी पॉजिटिव वर्ड नहीं, तो हमारा फर्स्ट वाला इसमें राइट आंसर है। थर्ड आता है फिर से हमारे लाइव-वाइगॉस के आगे कुछ हमारी थ्योरीज हैं, जैसे कि पियाजे की, कॉलबर्ग की, लाइव-वाइगॉस की, इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं, हर बार 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या ये जो प्रीवियस ईयर सेट में ही सीख जाएंगे कि कौन सी थ्योरी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, छोटे अपने शॉर्ट नोट्स तो बनाकर चलने हैं, जो टॉपिक आपका नहीं आता, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि नोट्स कैसे बनाने हैं, उस तरह नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। अकॉर्डिंग टू लाइव-वाइगॉस्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रैक्शन विद डैश, कि वाइगॉस्की के हिसाब से बच्चे फ़ायदा उठाते हैं एक्सपीरियंस से जब वो इंट्रैक्ट करते हैं डैश वाइल वर्किंग डैश इन देयर जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसको जो शॉर्ट फॉर्म है ZPD से इसमें डिनोटेड किया लाइव-वाइगॉस्की ने। तो जब वो इंट्रैक्ट करते हैं किससे, फिजिकल इन्वायरमेंट से फर्स्ट में, या मोर नॉलेजेबल, फर्स्ट में तो है हमारा मोर नॉलेजेबल, वर्किंग डैश दियर जॉन, तो जॉन किस में, विथ इन या आउटसाइड, तो विथ इन। अभी हम इसको समझाती हूँ मैं आपको। तो इसकी इन्होंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ करा है वाइगॉस्की ने, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो ये कोई भी हो सकता है, जिसको भी किसी फील्ड में ज़्यादा नॉलेज होगी वो MKO सिखाने वाला। जैसे स्कूल में टीचर MKO है, मोर नॉलेजेबल है, लेकिन हो सकता है घर में बच्चा मोर नॉलेजेबल हो। मान लें फ़ोन जो होता है आजकल जो यूज़ करते हैं बच्चे ऐप, तो बच्चों को ज़्यादा पता होता है ऐप के बारे में, वो अपने बड़ों को सिखाते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल के उसमें कौन मोर नॉलेजेबल हो गया, यहाँ पे अगर बच्चे को ज़्यादा आता है तो MKO बच्चा हो गया। तो ये तो आप समझ गए कि मोर नॉलेजेबल अदर वो जिसको ज़्यादा नॉलेज है। अब किसी भी फील्ड में अलग अलग फील्ड में अलग अलग को होती है। हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसका जो फ्रेंड है वो फर्स्ट आता हो पढ़ाई में अच्छा, लेकिन वो अपने फ्रेंड को गेम सिखाए, वो गेम में अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे जो गेम सिखा रहा है वो फ्रेंड
यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर हो गया, और पढ़ाई के मामले में एक फ्रेंड मोर नॉलेजेबल अदर। अब आता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये करते हैं ZPD से शो। ZPD एक दायरा होता है जो फिक्स होता है कि बस बच्चे की लास्ट लिमिट की वो यहाँ तक आ सकता है। तो माना कोई बच्चा है, उसका ये फील्ड है, A नाम का बच्चा है कि वो यहाँ तक इस टाइम यहाँ पर है। वो माना कोई 5th क्लास का बच्चा है, उससे कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन उसको रीडिंग उसके की पासिंग मार्क्स कर ले कि वो पास हो सकता है, इस काबिल बच्चा है, तो टीचर क्या उसको यहाँ तक की क्या सपोर्ट देगी कि वो ZPD तक अपनी लास्ट लिमिट तक पहुँच जाए। तो उसको कहते हैं हम, ये जो सपोर्ट टीचर देगी इसका नाम हो जाता है स्कैफोल्डिंग। और ये जो उसकी लास्ट हद थी बच्चे की ZPD, ये ZPD होता है। लेकिन अब हम ये तो नहीं कह सकते ये 5th क्लास का बच्चा है कि ये जो है इस ZPD से बाहर निकल के अपना ये नीट वगैरह ये सब क्लियर कर सकता है। ये नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो इसकी ZPD में नहीं है। ZPD उसकी लास्ट लिमिट जो सपोर्ट से वो जा सकता है, खुद से नहीं कर सकता, तो ये ZPD। तो इसमें यही कहा था कि लाइव को बच्चा फ़ायदा उठाता है इंटरेक्ट करके मोर नॉलेजेबल अदर से, किसके अंदर रह के, विथ इन अपनी ZPD के अंदर रह के, कि ZPD जो ये लिमिट है उसको क्रॉस नहीं कर सकता, उसके अंदर ही अंदर रह के फ़ायदा उठाता है। तो विथ इन वाला ऑप्शन इसीलिए हमने ट्रू करा था। There is no objectively definable movement when a child enter middle childhood या और adolescence। इसमें कह रहे हैं कि कोई ऐसा वो नहीं है, एक डेफिनेट टाइम नहीं है जिससे पता चले कि बच्चा चाइल्डहुड में है या एडोलेसेंस में, कि एकदम से लग जाए। धीरे धीरे तो हो सकता है, ग्रेजुअली, लेकिन अचानक से नहीं होता। मान लिया हमने कि जो एडोलेसेंस है वो 13 ईयर में आता है, तो ऐसा तो नहीं कि आज ही बच्चा 13 साल का हुआ और आज ही वो उसमें एडोलेसेंस हो गया। तो धीरे धीरे होता है, कोई इसमें फिक्स टाइम नहीं होता। तो इसमें बोला कोई नहीं होता, तो हाँ ये बात इनकी ठीक है। दूसरा बोला डेवलपमेंट जो होता है कंटिन्यूस होता है, कि धीरे चलता है कि हाँ इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे होता है। तो बहुत ट्रू, और ये इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होता है जो पॉजिटिव आगे को बढ़ता है, पॉजिटिव चेंज आते हैं बच्चे में। समेटिव मतलब जो एग्ज़ाम होते हैं थ्योरी वाले एग्ज़ाम लास्ट सेमेस्टर में, तो समेटिव तो असेसमेंट इसमें नहीं होता प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो होता है जिसमें बच्चों की नीड्स का ध्यान रखता है, डाइवर्सिटीज़ का ध्यान रखता है, अलग अलग तरीक़ों से असेसमेंट होता है, कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा थ्योरी, थोड़ा उनको उनका इंटरव्यू टाइप प्रैक्टिकल, इस तरह वाइवा वगैरह। तो डायनामिक, ये डायनामिक होता है। डायनामिक वर्ड बहुत पॉजिटिव वर्ड है CDP के लिए, कि अगर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आए तो ये डायनामिक वगैरह पे हम टिक लगा सकते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर अ टीचर शुड, ये जो बच्चों इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जो सीखना आते हैं, तो हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, कोई इंग्लिश में, कोई डांसिंग में, इस तरह की ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है लर्नर्स में, इस टीचर को इसे किस तरह देखना चाहिए, क्या टीचर का वो रहना चाहिए नज़रिया इसके साथ। कंसीडर माने इस डिफरेंस को ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, कि एक विशेषता मान के चले। हाँ बात तो ठीक है, देखते हैं नीचे भी। इम्प्लीमेंट रिजिड यूनिफॉर्म करिकुलम, तो ना ही रिजिड बनना है ना यूनिफॉर्म, की सेम करिकुलम सबके लिए, चाहे उसकी ज़रूरत कुछ भी हो, तो ये तो गलत है। एक्नॉलेज डिफरेंस एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिसिट, ये भी रॉन्ग है हमारा। बी इनडिफरेंट टुवर्ड इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस की तरफ बी इनडिफरेंस रहे, नज़रअंदाज करे, इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उन्हें नज़रअंदाज करके चले, तो नहीं, ये भी नहीं। तो हमारा फर्स्ट ही यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। आलोक शो द फॉलोइंग बिहेवियर, आलोक एक बच्चा है, वो शो करता है कुछ बिहेवियर। होल्ड हैड इन ऑकवर्ड पोजीशन, कि अपने सर को ऐसे ही पकड़ लेता है जब वो रीडिंग करता है, और अपनी आँखों को मलना वगैरह, उसकी आँखें रेड हो गई, सूज गई, वो अब लेटर में कंफ्यूज है, रीडिंग में कंफ्यूज है,
पढ़ने में जब उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो सिम्पटम हमने बताया है एलॉक के, कभी सर को पकड़ना, आँखों को मलना, आँखों का लाल हो जाना, तो ये किस चीज़ के सिम्पटम है? वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, मतलब वो बच्चा जिसको अटेंशन नहीं दे पाता, बार बार रिपीटेटिव एक्टिविटी करता है, वो तो नहीं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है कि बच्चे को से बोला नहीं जाता, अच्छे से बात नहीं करी जाती ढंग से, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उसे विजुअल प्रॉब्लम है कि जब वो देखो, एक तो वो सिर पकड़ना, आँखों को मलना, ये चीज़ें क्या विजुअल है, उसकी आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, तब उसे कन्फ्यूज़न हुई है लेटर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। तो पहले हम गोल्स की बात कर लेते हैं। हमारे 3 टाइप के गोल होते हैं। एक होता है बच्चा पास होने का, कि सिर्फ वो पास हो जाए किसी भी तरह करके। तो पास होने के लिए जो होता है वो होता है फेलियर अवॉइडेंस गोल, कि बच्चे को बस पास होना है, कि वो फेल से बच जाए, फेल के डर से बच जाए, किसी भी तरह वो पास हो जाए। तो वैसे ये वाला गोल भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। परफॉर्मेंस गोल, कि उसको फर्स्ट लाना है, परफॉर्मेंस गोल में हो जाएगा कि उसको फर्स्ट आना है, उसको प्राइज़ लेना है। तो ये जो होता है हमारे फेल होना से बचना या फिर फर्स्ट आना, ये होता है हमारे एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव में आता है कि बाहर से हमें, अंदर से हमारी जो आत्मा होती है उसकी इच्छा नहीं, उससे नहीं होती, बाहर से सिर्फ कि हमें प्राइज़ मिल जाए। फालतू का जो बाहर का लालच होता है वो परफॉर्मेंस गोल्स। बचने के लिए, पास होने के लिए, फेल से बचने के लिए फेलियर अवॉइडेंस गोल, और एक होता है मास्टरी गोल। तो यही इसमें पॉजिटिव और सबसे बेस्ट है। मास्टरी गोल का मतलब होता है बच्चे को सीखना है, उसको नॉलेज लेनी है। अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नॉलेज कैसी ले। तो जैसे कि आमिर खान की वो मूवी है 3 इडियट, उसमें आमिर खान को दिखाया है कि वो क्या सिर्फ वो पढ़ाई के पीछे रहता है, वो ये नहीं देखता कि उसमें क्या करना है, मतलब वो पास भी होगा नहीं होगा, सिर्फ उसे पढ़ना है, सीखना है, और जो सीखेगा वो पास और खुद ब खुद हो जाता है। तो इस जो ये हमारा मास्टरी गोल है, इसमें ये भी आ जाता है, ये जो हमारा करने का मन होता है अंदर से होता है, कोई बाहर का लालच नहीं होता, ये इंट्रेंसिव होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि मास्टरी गोल के लिए कौन सा अच्छा है। फोकस अचीविंग हाई ग्रेड, तो हाई ग्रेड लाएगा परफॉर्मेंस वाला, मास्टरी हाई ग्रेड नहीं लाएगा। फोकस अवॉइडिंग फेलियर पनिशमेंट, ये फेल होने से बचने के लिए नहीं, मास्टरी वो जो अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए। फोकस अचीविंग सर्टेन लेवल परफॉर्मेंस फॉर कम्पीटिंग विथ अदर, वही फर्स्ट वाला कि परफॉर्मेंस वाला हो गया, तो हमें मास्टरी चाहिए। फोकस इम्प्रूविंग वंस स्किल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क, कि खुद की जो स्किल है उनको इम्प्रूव करना है, जो भी टास्क है उसे समझना है। तो ये हमारा मास्टरी गोल, यही हमारा ठीक हुआ। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी यूज सिंबल, ये हमने इससे पहले वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था, उसमें हमने ये अच्छे से बात करी थी इसकी, कि जो पियाजे है यूज सिंबल फॉर सिंबल, कि हम यूज़ करते हैं सिंबल का फॉर सिंबल सच एज लेटिंग द लेटर एक्स एंड स्टैंड फॉर अननोन न्यूमेरल। मतलब जैसे अभी हम 6th-7th क्लास में करने लग जाते हैं, किसी भी नंबर को पूछते हैं कि उसकी एज कितनी है, तो हम कहते थे कि लेट हमने माना एक्स ईयर, कि किसी की भी एज मान ली कि उसकी क्या है, मान लिया जाए जैसे किसी की 7 एज है, अभी हमें नहीं पता 7 साल की, तो हम उसकी एक्स मान के चले, लेट हमने माना एक्स। तो इसमें यही बोला कि किसी नंबर के लिए किसी लेटर को मान लेना, सिंबल ही सिंबल में चल रहा है काम। सिंबल फॉर सिंबल स्टैंड करता है ड्यूरिंग डैश द अनेबल चिल्ड्रन टू लर्न, क्या सीखता है बच्चा इससे, और ये कौन सी स्टेज में आ जाता है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट तो नहीं था, कॉन्क्रीट में क्या था, कॉन्क्रीट में बच्चे को देख के समझ आती है, अभी लास्ट स्टेज है बच्चे को जब दिमाग में सब कुछ हाइपोथेटिकल होने लगे, तो वो था फॉर्मल। तो हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पे ठीक लगे, ये भी फॉर्मल ये भी। अब इन 2 में देखते हैं यहाँ पर कौन सा फिट होगा। चिल्ड्रन टू लर्न, उसको सीखना है अलजेब्रा और कैलकुलस, कन्वर्जन एंड सीरिएशन। तो कन्वर्जन और सीरिएशन तो वो कॉन्क्रीट स्टेज में सीखता है, तो हमारा ये फर्स्ट वाला आंसर है।
Students are more like to do well and stay in school if they have emotional attachment to their school and believe that they matter. मतलब स्टूडेंट जब ज़्यादा अच्छे से स्कूल में स्टे करते हैं जब वो इमोशनल अटैचमेंट मतलब उनके इमोशंस की भी क्या करती है टीचर वैल्यू करती है। जैसे बच्चे को क्लास में छोटी क्लास में टीचर काफ़ी प्यार करती है, उसे छुपाती है ये वगैरह। तो हाँ ये तो ठीक है, अगर इमोशन उसका अच्छा होगा इमोशनल अटैचमेंट तो बच्चा खुद पसंद करेगा स्कूल में। इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, तो ये भी हमने पहले पढ़ा था। अगर बच्चा हैप्पी है तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी, तो इमोशन भाई करते हैं। तो दोनों ही ठीक है और आर इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ वाले में हम बोथ ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जब आप इस तरह प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे एक एक को समझकर तो टाइम तो लगेगा इसमें, लेकिन ये है समझ आपकी अच्छी बन जाएगी कि आपके जितने भी क्वेश्चन है सीडीपी में कम से कम आप ये मान के चलो अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो आपके 26-27 मार्क्स तो कहीं नहीं गए सीडीपी सब्जेक्ट में। और आपको पता है सीडीपी क्या बेस है, और बाकी सब्जेक्ट में भी 10-10 नंबर की सीडीपी मिलेगी आपको, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल सब में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब टीचर का काम देखना है हमें किसमें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या रोल है उसका। द टीचर रिस्पॉन्सिबल एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट, भाई स्ट्रिक्ट की तो बात ही नहीं हो रही है। द टीचर लेट द चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट इंटरफियर, कि बच्चा ऐसी सीखे, टीचर लेट्स छोड़ दे बच्चों को कि जाओ सीखो आज़ाद तुम। डज नॉट इंटरफियर, इंटरफियर ही ना करे, देखे ही नहीं उनकी लर्निंग को, तो फिर टीचर का रोल ही क्या है यहाँ पे, हमसे तो रोल पूछा है। द टीचर इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, हमने पहले कहा था कि टीचर प्राइमरी सोर्स नहीं है, बच्चे को खुद को भी नॉलेज है। टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन, डाइवर्स मीन्स अलग अलग वैरायटी का मटेरियल दे बच्चों को, एक्सपेरिमेंट करवाए, स्कैफोल्डिंग उसको हेल्प दे जहाँ पे ज़रूरत पड़े, एंड व्हेन रिक्वायर्ड जब ज़रूरत है। तो यही हमारा 4 वाला बेस्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन होता है बच्चा समाज में रह के स्कूल जाकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके जो सीखता है, और ये सोशलाइजेशन एक डिफ़िकल्ट है और लीनियर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। अभी आपको नोट्स ऐसे बनाने के लिखना है सोशलाइजेशन, और वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये इस तरह मेन छोटे छोटे शब्द, लीनियर तो नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है और मल्टी डायमेंशनल होता है, काफ़ी सारी डायमेंशन में होता है। टेक प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर, कि ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग सोशलाइजेशन होता है। तो हाँ ये भी राइट है कि अगर जैसा हमारा कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा वैल्यू साड़ी को देंगे कि साड़ी पहनना अच्छी बात है, संस्कारी है। किसी और कल्चर में जाके हम तो वहाँ पे दूसरी ड्रेस होगी तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कि ये वाली ड्रेस ज़्यादा बेस्ट है पहनना। तो इस तरह होता है कि कल्चर का भी अलग अलग सोशलाइजेशन होता है। तो हमें देखना है अपना ऑप्शन जिसमें ए ना हो, क्योंकि ए तो हमारा लीनियर, ये गलत था। ए किसमें नहीं है, एक तो इसमें नहीं है, इसमें है रॉन्ग, इसमें भी रॉन्ग। बी पॉजिटिव है हमारा, बी डी सी, तो ये पहले में ही हमारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलेसेंस इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट एडोलेसेंस के हिसाब से नॉट करेक्ट, मतलब बाकी सारे एडोलेसेंस से मिलेगा, कोई एक बात इसमें गलत है, उसको ढूंढना है मैम। एडोलेसेंस एक डेवलपमेंट है जो ट्रांजिशन करता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड में। ये तो ठीक है कि बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड की साइड बड़े की तरफ बढ़ता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं उसमें, फिजिकल भी होते हैं, हाँ ये वाला तो ठीक है। लेकिन हमें क्या नॉट देखना है जो गलत है। कल्चर के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होता है एडोलेसेंस में, जब वो आते हैं तो वो अलग अलग आते हैं, अलग अलग अपने अपने कल्चर से सिमिलर नहीं होता। तो ये नेगेटिव हुआ यहाँ पर, और नेगेटिव ही हमें ढूंढना था। तो हाँ ये तो ठीक है, क्योंकि जो एडोलेसेंस है वो सोशल कंस्ट्रक्शन है। वो इस तरह हुआ कि जब बच्चा एडोलेसेंस में आता है तो उसको जो सोसाइटी है, सोशल है, वो ये कहने लगती है, अगर वो लड़का होता है कि तुम रो मत, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, या तुम बहादुर हो, या फिर ऐसे कहते हैं कि मतलब उस पर एक तरह से रोल फिक्स कर देते हैं कि मेल है तो ये काम करो, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। तो एडोलेसेंस एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। जो हमसे नोट पूछा था तो नोट में हमारा सेकंड वाला ठीक था। जो एडोलेसेंस आता है वो कंसीडर टू बीइंग पॉवर्टी, द प्रोसेस लीड सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो ये वाला भी हमारा ठीक है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। तो हमें रॉन्ग हमारा एक ही था जो हमने बता दिया। वर्क इन प्रोग्रेस, पोर्टफोलियो
आर एन इफेक्टिव टूल फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है हमारा जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है वो। तो इसमें कह रहे हैं बिकॉज क्योंकि दे इन्वॉल्व स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। हाँ ठीक है, ये तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में वर्क की ये भी असेसमेंट का वो होता है इन्वॉल्व। दे ऑफर इंसाइट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। जो पोर्टफोलियो है वो इस पर भी ध्यान देता है कि इंसाइट क्या बच्चे में इंडिविजुअल उसमें क्या प्रोग्रेस आए। फोकस होती है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो पे की जो है फोकस होती है बच्चे का लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट क्या रहा। दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस। टेंजिबल मतलब एक ठोस प्रूफ देती है पोर्टफोलियो हमें बच्चे के बारे में। तो ये हमारे जो ए बी सी डी ठीक है, सी रॉन्ग है क्योंकि मेन फोकस हमारा प्रेजेंटेशन फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं होता। पोर्टफोलियो में बच्चे के इम्प्रूवमेंट की साइड ज़्यादा होता है। तो ए बी सी हमारा सेकंड में है, ए बी डी। अ मिडल स्कूल टीचर वांट टू एनेबल मीनिंगफुल लर्निंग। एक मिडल स्कूल की टीचर मीनिंगफुल लर्निंग करवाना चाहती है, स्टूडेंट की हेल्प करती है कनेक्शन बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। मतलब जो टीचर पढ़ा रही है उसको रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई करना, इस तरह अप्लाई करके बच्चों की लर्निंग करवाना चाहती है। तो कौन सी एक्टिविटी उनके लिए बेस्ट रहेगी। लेट द स्टूडेंट लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। कंडीशन वाले तो इसमें अच्छे मेथड नहीं होते, जिस पे थ्योरी भी है, इसको कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेट्स द स्टूडेंट रिसर्च ऑन करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द क्लास। लेट द स्टूडेंट मेमोराइज टर्म कि जब टीचर अगर उसको रियल वर्ड से वो कराना चाहती है तो मेमोराइज कराएगी डेफिनेशन वगैरह टर्म या नहीं। स्टूडेंट को कंप्लीट वर्कशीट विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि लो ये जो है कंप्लीट कर लो मल्टीपल लगा के। तो जो बेस्ट हमारा होता है वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे की इनर जो होती है, इनर थॉट भी टीचर देख पाता है। तो ये वाला सेकंड वाला हमारा यहाँ पे बेस्ट है। रिसर्च द स्टूडेंट रिसर्च करेंगे करंट इशू में स्मॉल ग्रुप्स में, वो थोड़े थोड़े बच्चों को बांट देगी जो प्रेजेंट करेगी उनकी फाइंडिंग टू द क्लास को। सुजाता पार्टिसिपेट करती है eagerly in a dance competition only because she is interested in winning the prize। मतलब सुजाता क्या प्राइज जीतना चाहती है। तो उसमें अभी हमारा क्या था, तीन पढ़ी थी हमने जो थे हमारे गोल थे। मास्टरी, तो सुजाता को लालच है, मास्टरी नहीं है उसे, विनिंग द प्राइज ऑफ कैश। तो मास्टरी में तो नहीं होता ये लालच। फेलियर, तो डांस में तो वह फेल पास नहीं होगी। इंट्रेंसिकली, इंट्रेंस मतलब अंदर से उसकी इच्छा है, मोटिवेटेड है वो नहीं, वो एक्सट्रेंसली मोटिवेटेड है, मतलब बाहर से मोटिवेटेड है। किसके लिए? प्राइज के लिए मोटिवेटेड है, उसे प्राइज चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन डेट रिक्वायर स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो होते हैं एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे अभी है, हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बोलाइज इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। हाउ डज कि कैसे ऑथर ने सिम्बलाइज करा, तो हाउ डज, तो ये हाउ डज में बच्चे को सोचना पड़ेगा पूरे चैप्टर के बारे में कि हाँ कैसे करा पोएट ने, ऑथर ने। तो हाउ डज हमारा यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। हु किसी ने करा, अगर बच्चे को पता है उसका रटा हुआ आंसर है वो झट बता देगा। व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ नॉवल, व्हाट इज़, तो ये व्हाट या हु वाले ज़्यादा बेस्ट नहीं होता है। हाउ कि कैसे करा, जिसमें बच्चे को काफ़ी सारा आंसर हो, एक ही क्वेश्चन के काफ़ी सारे आंसर दे सकता है और सोच के बताना पड़े, ये नहीं कि रटा हुआ माइंड में और झट बता दिया। जीन पियाजे बिलीव करते हैं डैट नॉलेज इज, तो हमें पता है जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म में वो कहते हैं कि बच्चा नॉलेज खुद से सीखता है। को कंस्ट्रक्टेड इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर, तो जो मोर नॉलेजेबल अदर है जिसको हमने MKO कहा था, MKO, तो ये वाइगोस्की वाला है। अ विजुअल बिहेवियर चेंज दैट कैन बी मेजर विथ रिलायबिलिटी कंस्ट्रक्टेड, तो ये था आया पियाजे का वर्ड जिसको वो पसंद करते हैं। कंस्ट्रक्ट करता है चाइल्ड रदर दैन बीइंग पास्ड पैसिवली फॉर इन्वायरमेंट, ये कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट से उसे मिलती है नॉलेज उससे ज़्यादा वो क्या करता है, बेस्ट जो उसके लिए होती है कंस्ट्रक्शन वाली होती है, जो वो खुद से करके सीखता है, खुद के एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे जो बच्चा बचपन से ही करने लग जाता है। जैसे उसका कोई टॉय टूटा तो वो उसको खुद से सुधारने की कोशिश जब करता है तो वहाँ पे बच्चा अच्छा सीखता है।
इनेट एंड गिव रदर देन एक्वायर थ्रू इंट्रैक्शन, ये ऐसा कुछ नहीं इसमें। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट कैरोल गैलीबियन, तो जो कैरोल गैलीबियन ने क्रिटिसाइज़ किया था कॉलबर्ग की थ्योरी को, तो ये तो एक तो कॉलबर्ग की स्टूडेंट थी, और दूसरा इन्होंने इसलिए किया था, कॉलबर्ग ने जो हाइंस डिलेमा दिया था कि कि अगर मानो एक आदमी है, उसकी वाइफ बीमार है, तो कैरोल ने ये कहा था कि जो इन्होंने दिया है, इन्होंने सिर्फ मेल से क्वेश्चन पुट अप करे थे कि हो सकता था फीमेल जो होती है वो अलग आंसर देती, तो इन्होंने एक तो मेल को रखा था और एक ही कंट्री के लोग रखे थे, तो इन्होंने कहा था अलग अलग कंट्री की अलग अलग सोच हो सकती है, तो इस वजह से उन्होंने इसका क्रिटिसाइज़ किया था। यूज़ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की वजह से नहीं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन नो, एथिक ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, हाँ उन्होंने कहा था कि जो फीमेल्स होती है उनमें थोड़ा अलग होता है केयर को लेके, और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था इस थ्योरी को। द लेस एबल चाइल्ड इज़ टू डू टास्क द मोर डायरेक्शन, कि जो कम सीख पाता है जब बच्चा, उससे जल्दी से होता नहीं, तो टीचर मोर डायरेक्शन द टीचर, तो टीचर को चाहिए कि वो उसको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन दे। द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर, और जब बच्चा सीख गया, अब बच्चे को अब वो चीज़ आने लगी, द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर, अब बच्चा करने लगा, तो अब टीचर का रोल क्या है, द टीचर शुड हेल्प लेस और लेस, कि अब टीचर को उसकी जो डायरेक्शन है उसकी हेल्प कम कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा सीखने लगा, अब उसे कम से कम हेल्प दे, तो बात तो ठीक है। बच्चे की नीड के हिसाब से, जब उसे ज़्यादा की ज़रूरत है तब ज़्यादा देनी है, और जब वो सीखने लगे तो हेल्प को कम करते जाना है। इंटेलिजेंसी कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेज़र बाय कैलकुलेटिंग, ये भी कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंसी है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही बात हमारी ट्रू है, लेकिन ये जो बात है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो ए एंड आर इज़ ट्रू बट नॉट आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन देखना है हमें, ये आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपको ये जितने भी सेट्स हम लगवाए गए प्रीवियस ईयर के, वो सब लगा लेने हैं साथ में, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और अगर आपको थ्योरी वगैरह जैसे कॉलबर्ग, जीन पियाजे की अलग से भी देखनी है, पढ़नी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर वीडियो बना दी जाएगी सीटेट के पेपर होने से पहले, ताकि हम CDP का तो सारा ही सिलेबस कवर कर ले, और इस पर साइंस का भी सिलेबस मैं करवाऊँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचर्स जर्नी चैनल।